अरे शहर के पास के गांव की लड़की लाए हम। समझ लीजिए हमारे शहर से 40 मिनट का रास्ता है बहू के घर का, लेकिन है पूरा देहात एरिया। अच्छा क्या बहन जी, गांव देहात की लड़कियां ही सही रहती है। शहर की लड़कियां तो ऐसी आग लगाती है कि समझ लीजिए फायर ब्रिगेड भी बुझा ना पाए। सही तो है, पर आपको तो पता ही है गांव के लोगों के बीच में शहर का कितना क्रेज होता है। अब इसी के साथ परिवार वालों को देख लीजिए, आए दिन कोई ना कोई भाई इसका हम लोगों के घर में पड़ा रहता है। आता भी बिल्कुल खाली आता है, यह नहीं कि बहन के यहाँ जा रहे हैं तो 2 किलो मिठाई ले चले, फल फूल ले चले, लेकिन नहीं जी, हाथ झुलाते झोला उठाकर चले आते। अरे माँ, वो मेरे भाइयों का एडमिशन शहर के अच्छी कॉलेज में हो गया है ना, तो छुट्टियों में अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा मुंह ना चलाया करिए मेरे घर के लिए, समझी? ये लीजिए दवाई खा लीजिए। सास पड़ोसी की तरफ देखती है। वैसे बहू सही तो कह रही है, अब शहर में बच्चा रह रहा है तो छुट्टी में परेशान हो जाता है। अब दीदी का ससुराल है तो क्यों ना आ जाए। वैसे भी बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है, पर आप परेशान ना हो। दीपा जैसी बहू तो आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। तभी वहां बबलू आ जाता है, सबके सामने चाय नाश्ता देखकर। क्या बात है, घर के लोगों को पानी नहीं मिल रहा या पड़ोसियों को पकौड़े खिलाया जा रहा है? वैसे दीपा की क्या तारीफ हो रही थी? बीवी तो अच्छी है ही मेरी, बस कभी कभी भड़क जाती है। पड़ोसी और बेटे के मुंह से बहू की तारीफ सुनकर सास को अच्छा तो नहीं लगा। अच्छा भाई साहब, चाय तो नहीं पियेंगे आप? चलिए फिर मुलाकात होती है। पड़ोसी जो चाय पीने के लिए ही आया होता है, ऐसी बातें सुनकर। वैसे तो चाय पीने ही आया था, पर लग रहा है पिलाने के मूड में नहीं आप। ठीक है, बहू की 2 तारीफ कर दी तो सास का मुंह फुल गया। बबलू बेटा चलता हूँ, अपने आप को संभालना। अपने आप को संभाला मतलब? अंकल मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ का पारा देखकर लगता नहीं कि हम तुम ठीक रहोगे। चलता हूँ मैं। पड़ोसी तो वहां से चला जाता है, लेकिन सास का पारा सच में हाई हो जाता है। जरूरी है ये 4 लोगों के आगे तुम मेरी बेइज्जती करवाओ? मैंने आपकी बेइज्जती कब की? जब माँ कह रही है कि बहू के घर वाले लोग फ्री में हमारे घर में पड़े रहते हैं, तो क्या जरूरत थी उनकी तारीफ करने की? अरे बोल देते, हाँ शहर में खाने पीने रहने की वैसे इतनी दिक्कत है, ऊपर से तुम्हारे ससुराल वाले आ जाते हैं। बोला नहीं गया तुमसे? 1 नंबर के झोरों के गुलाम हो तुम। ये बोलकर सास सामने रखा पूरा नाश्ता चाय जमीन पर उठाकर फेंक देती है। बबलू को समझ में आ जाता है कि माँ को परेशानी क्या है। तभी वहां दीपा आती है। अरे ये कैसे गिर गया, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा मन कर रहा था सामान पटकने का तो मैंने पटक दिया। अब बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जाओ यहाँ से और जल्दी से साफ करो ये सब। पर माँ जी मैं सुबह से काम कर रही हूँ, थक चुकी हूँ। कल रात भी बहुत देर से सोई थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं कर सकती साफ। मेरी कमर में भी चोट लगी है। ये बोलकर वो सबको अपनी चोट दिखाती है, लेकिन जैसे उसकी चोट से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे क्यों माँ से जुबान लड़ा रही हो? अरे बहू कुछ तो शर्म कर, जरा जरा सी बात पर कमर दिखा देती हो। जाओ जाकर झाड़ू लेकर आओ। और क्या, वैसे भी जरा सा ये सामान समेटने में तुमको कितना वक्त लग जाएगा? सच में तुम ना दीपा बहुत ज्यादा मुंह चलाने लगी हो। दीपा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वहां से चली जाती है। घर वैसा का वैसा ही गंदा रहता है। दीपा की सास भी उसके खिलाफ। दीपा के पति बबलू और बेटे रोहन के कान भरे होते हैं, जिसके बाद से उसे कोई नहीं पूछता था। देर रात। अरे तुम सोई नहीं? आपका इंतजार कर रही थी, बस बहुत देर से मिली क्या? पति कुछ नहीं कहता, बैठकर टीवी देखने लगता है। दीपा सोने जा रही थी कि क्या बात है, खाना नहीं दोगी? रात के 2 बजे आप खाना खाकर आने वाले थे ना? हाँ तो नहीं आया, अब भूखा मत जाऊं। दीपा किचन से रोटी सब्जी गरम करके पति के सामने रखती है। पति उठाकर थाली दीवार पर फेंक देता है। क्या हो गया, सब ठीक तो है? मतलब मैं रात को थक कर आया हूँ, वैसे भी शादी वाले घर में खाने पीने को कुछ खास था नहीं, और अपने घर में भी यही सब। जाओ दाल चावल लेकर आओ। लेकिन वो नहीं है। तभी वहां सास आ जाती है। नहीं है तो खाएगा नहीं क्या कुछ? मत तू जा, इसके तो बस की है नहीं खाना बनाना, तू ही बना दे मेरे लिए दाल चावल। हाँ मतलब वो मैं।
हाँ माँ, क्या हो गया, हकला क्यों रही है? अरे वो मैं बना देती, लेकिन वो क्या है ना, मेरी कुंडली में अंधेरा होने के बाद रसोई में जाने से जान को खतरा लिखा है। सास बेटे अभी आपस में बात कर रहे थे कि दीपा तब तक दाल चावल बनाकर रख देती है। आगे से खाना खाना हो तो घर पर पहले से बता दिया करिए, होटल नहीं खुला है ये, और जो दीवार पर खाना फेंका है ना वो साफ करके सोना, मैं चली सोने। दीपा इस बार गुस्से से बोलती है। आय हाय, बड़ी आई। दीपा को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, आप तो सो रही थी ना, कैसे उठ गई? और आपको मैं आखिरी बार बता रही हूँ, खाना फेंकने का तुम्हारा और तुम्हारी माँ का शौक खत्म नहीं हुआ ना, तो तुम दोनों को खाना ही नहीं बना कर दूंगी, समझे? ये बोलकर दीपा कमरे में चली गई। सास और पति देखते रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। अगले रोज सास मंदिर के लिए जाती है तो, ये लीजिए खरबूजा है, रास्ते में खा लीजिएगा। क्या है ये खरबूजा? अरे छोटा सा लंच बॉक्स आपके लिए, मंदिर जा रही है ना, धूप देख रही है कितनी ज्यादा है, कल को चक्कर वक्कर आ गया तो? अरे तो मंदिर जा रही हूँ, कोई तीर्थ में नहीं जा रही हूँ जो खाना पीना साथ बांध रही है। जितना बोल रही हूँ माँ जी उतना सुनिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, दिन के खाने की तैयारी भी करनी है। ये छोटा सा लंच बॉक्स पकड़ी और चलिए मंदिर की तरफ। इतना बड़ा लंच बॉक्स, ये किस पार्टी के लिए? पार्टी? किसकी पार्टी? एक लोग का खाना है। ये तुम्हारा है बड़ा वाला लंच बॉक्स, तुम्हारा बड़ा और छोटा वाला माँ जी के लिए। और मुझसे ना ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। कल आप लोगों ने मुझे इतना भला बुरा कहा कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आप लोगों से बात करने का। ये बोलकर दीपा अपने कमरे में चली जाती है। सास मंदिर जाती है, लेकिन जब मंदिर से लौट रही थी तो, हे भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहा है, इतनी धूप में, अभी तो घर भी दूर है, क्या करूं? तभी उसकी नजर झोले पर पड़ती है। टिफिन खोलती है और खा लेती है। हाय, थोड़ा आराम मिला, वरना मैं तो चक्कर खाकर गिरने वाली थी। वो सीधे घर आ जाती है। कल ही मैंने इसको इतना भला बुरा कहा, इतनी खरी खोटी करने के बाद भी इसने मेरे लिए छोटा सा लंच बॉक्स रखा। भला हो भगवान, तूने मुझे दीपा जैसी बहू दी। लेकिन कहते हैं ना, सास तो सास होती है। फिर एक दिन दीपा की सहेली घर आती है तो, अरे सुबह सुबह कौन जाता है किसी के घर, अभी तो दीपा नाश्ता बना रही है। सहेली दीपा की ओर देखती है और दीपा गुस्से में, हाँ तो कौन सा आपकी प्लेट से वो नाश्ता छीन रही है? ये लीजिए नाश्ता, और चाय में चीनी नहीं मिलेगी, शुगर बढ़ा हुआ है, पता है ना? फिर पूरी रात परेशान रहती है। अब कोई बाहर का आकर सामने बैठ जाए तो क्या खाना खाया जा सकता है? सब खाया जा सकता है, और आप तो कहीं भी बैठकर खा सकती हैं। बस आपको डर लगता है कि कहीं आपको कोई देख ना ले चीनी खाते हुए। अरे तो पर थोड़ी सी चीनी खा ली तो क्या हो जाएगा? जैसे माँ जी इतना बोलती है ना, वैसे ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करिए। जितनी एनर्जी मुझे डांटने में लगाती है, उतनी एनर्जी खुद को ठीक रखने के लिए लगाइए ना, तो ठीक रहेगा, और ज्यादा लंबे समय तक मुझसे लड़ पाएंगी, समझी? दीपा की सहेली देखती है कि कैसे दीपा की सास उसको इतना बुरा भला बोलती है, बावजूद इसके वो अपनी सास का पूरा ख्याल रखती है। जब दीपा घर का काम करके उसे लेकर अपने कमरे में लेकर बैठती है तो, यार तू सास का ख्याल रखती है, लेकिन वो तो तुझे किसी नौकरानी से कम नहीं समझती। मर जाने दे बुढ़िया को, हमेशा तेरे पर चिल्लाती रहती है। चुप कर यार, कैसी बात कर रही है? सास बहू का रिश्ता तो जग में वैसे ही बदनाम है। अपने बेटे की शादी उन्होंने मुझसे खुद को मरने के लिए नहीं की थी, बल्कि घर का ख्याल रखने के लिए की थी। और वैसे भी यार, उनको मैं क्यों अच्छी लगूंगी? मैं कोई उनकी बेटी थोड़ी ना हूँ, बहू तो हमेशा दूसरी होती है। तो बनी रहे मदर टेरेसा, और तेरी सास तेरा गला दबाती रहेगी। चल यार, मुझे मार्केट जाना है, तू भी चला मेरे साथ। अरे नहीं यार, मैं कैसे चलूं, अभी तो पूरा काम बचा है। उनके कपड़े धोने हैं, प्रेस करने हैं, दिन का खाना, उसके बाद रोहन भी आ जाएगा। एक काम कर, तू जा, मैं फिर कभी तेरे साथ चलूंगी। सहेली वहां से निकल रही थी कि बबलू आ जाता है। क्या बात है, मेरी बीवी को तो हर वक्त फुर्सत ही फुर्सत है, सहेली के साथ गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। सहेली दीपा के पति की बात को अनसुना करके वहां से निकल जाती है। जितना समय तुम ये यारी दोस्ती निभाने में लगाती हो ना, उतना घर के कामों में और मेरी देखरेख में लगाओ तो आइडियल बीवी बन सकती हो। मुझे आइडियल बनाने से पहले एक बार खुद को तो देखिए, बात करने की तमीज नहीं है। मेरी सहेली के सामने कुछ भी बकवास किए जा रहे थे। सुबह का नाश्ता अभी तक मेरे सामने आया नहीं,
आज ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा उसका भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन जबान सुधारने की जरूरत मुझे है ना? दीपा देखती है कि सामने उसकी सहेली खड़ी है। अरे रीना वापस आ गई, क्या हो गया? कब आई वापस? वो छोड़, ये बोलकर वो दीपा के पति की ओर घूरती है। मेरी गाड़ी की चाबी रह गई थी। दीपा रीना को उसकी कार की चाबी देती है। चलना जरा दरवाजे तक छोड़ दी। दीपा पति की ओर देखती है और उसे दरवाजे तक छोड़ने जाती है। क्या हालत बना रखी है तूने? अपने कॉलेज में कितने अच्छे से रहती थी, सबसे फेवरेट लड़की थी तू पूरे कॉलेज की, और आज अपने ससुराल में सबसे ज्यादा अनवांटेड बनकर रह गई। क्यों इन लोगों की जली कट्टी सुनती रहती? पागल है क्या? अरे नहीं यार, ख्याल भी तो रखते हैं ये लोग मेरा, और मैं भी इन लोगों का ख्याल रखती हूँ। वैसे भी जितनी बातें मुझे सुनाते हैं उससे ज्यादा 4 बातें मैं ही सुना देती हूँ। तो छोड़ना, फिर मिलते हैं। ये बोलकर दीपा अपनी सहेली को विदा करके वापस रसोई में आ जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। पति साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऑफिस जाता है और जैसे ही ऑफिस में खाने के वक्त अपना बड़ा सा लंच बॉक्स खोलता है। यार एक बात तो है, भाभी जी तेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ तो मेरी बीवी है तो मेरा ख्याल रखेगी ना। अबे वो डरती रहती है कि मैं कहीं कुछ बाहर का ना खा लूं, इसीलिए इतना ताम झाम देकर भेजती है, बड़ा सा लंच बॉक्स। वही तो यार, वैसे तेरे खाने में ना तो ज्यादा नमक होता है ना ही ज्यादा चीनी। दही और सलाद तो भर भर के देती है भाभी जी अपने बड़े से लंच बॉक्स में। मैं तो अपनी बीवी को बोलता रह जाता हूँ, लेकिन उसका तो एक ही तरीका है खाने देने का, भर भर के रोटी सब्जी रख दो, बस काम खत्म। ला तू थोड़ा खाना खिला अपना। बबलू बेचारा क्या बोलता है, खाना दोस्त को देता है और दोस्त का खाना खुद लेता है, लेकिन दोस्त का खाना उससे खाया ही नहीं जाता। वो मन में सोचता है, ये बात तो है, दीपा खाना बहुत अच्छे से देती है, बहुत ख्याल रखती है वो मेरा, तभी शायद मैं इतनी एनर्जी के साथ काम कर पाता हूँ। तभी उसके कान में दोस्त की आवाज आती है। क्या सोच रहा है? वो पापड़ टुकड़ा भाभी जी ने भेजा है, वो जरा पकड़ा रहा। क्या बात है यार, आम की चटनी मस्त बनी है, सही खाना देती है भाभी जी तुझे यार। हाँ देती तो है, लेकिन मेरे लिए देती है। वो क्या है ना, मुझे पापड़ चटनी के बिना खाना खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता तो अब खाने की आदत डाल ले। अरे क्यों आदत डाल लूं भाई, मेरी बीवी ने मेरे लिए इतने अच्छे से इतनी मेहनत से खाना पैक किया, और वो खाना मैं तुझे दे दूं, मुझे डंडे मारेगी। वैसे भी मेरी बीवी पूरी झांसी की रानी है। चल खाना वापस कर। बबलू दोस्त का सादा सा सिंपल खाना उसको पकड़ा के अपना लंच बॉक्स ले लेता है और खाना खाने लगता है। तभी वहां दूसरा दोस्त आता है। यार बबलू, तेरा इतना बड़ा लंच बॉक्स देखकर ना मुझे बहुत जलन होती है। मेरी बीवी से तो 2 डब्बे ही नहीं भरे जाते हैं, और तेरी बीवी लगता है तो कार में बाद में बैठता है, वो पहले खाना रख देती है। सच में यार मानना पड़ेगा भाभी जी को। हाँ नहीं तो क्या। अच्छा चलो अब खाना खाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। पति घर आता है तो देखता है पड़ोसन उसकी माँ के साथ बैठी है। लो बबलू भी आ गया। अरे बेटा गजब हो गया, तेरी माँ से देख क्या बोल रही है। इनकी बात सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया कि तू डर गई माँ? तुझे तो यम आकर भी डरा नहीं सकता। वैसे घर में पंचायत क्यों बैठा रखी है? एक तो तुझे बात करने की तमीज नहीं है। घर में बड़े बुजुर्ग आए हो, ये पंचायत नहीं होती। दुख सुख एक दूसरे से साझा करना होता है। कमला मौसी बता रही है कि उनकी बहू के माँ का शुगर खूब बढ़ गया है। बहू उसके मायके गई हुई है, पता नहीं माँ बचेगी कि नहीं। अब मौसी की बेटी उनका घर देख रही है। हाँ ये तो है भाई, दुख सुख में सिर्फ बेटियां ही काम आती है, बहुएं तो चली जाती है अपनी माँ का ख्याल रखने। यहाँ तो मेरी कोई बेटी भी नहीं है जो मेरे सुख दुख को पूछेगी। हाँ बेटा तो जैसे सूली पर लटका कर रखता है ना। अरे मैं भी तो पूरा ख्याल रखता हूँ आपका। वैसे शुगर कितनी है तेरी माँ? तभी दीपा आ जाती है हाथ में चाय लेकर, पड़ोसी को चाय देते हुए। माँ का शुगर तो काफी वक्त से कंट्रोल में है। ये सही है। सही तो है, पर मेरी चाय कहाँ है? मैं क्या ऐसे मुंह देखो कमला का? आपकी चाय बन रही है बिना शुगर की, पता तो है, फिर हमेशा क्यों बोलती रहती है? चलो माँ, ये तो शुक्र है कि तेरी शुगर कंट्रोल में है।
अपनी शुगर का ध्यान रखा कर माँ। हाँ बहन जी, शुगर तो तुम्हारी भी बड़ी रहती थी किसी जमाने में। अपनी शुगर का ध्यान रखो, बहुत बेकार बीमारी होती है ये शुगर की, कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। सास बहू की तरफ घूरती है। अरे हमें क्या होगा, हम तो 24 घंटे निगरानी में रहते हैं। निगरानी में मजाल है कि चीनी का एक दाना जीभ में रख ले, दरोगा की तरह बहू सर पर नाचने लग जाती है। किस्मत वाली हो बहन, वरना मेरी बहू की भाभी को तो कोई लेना देना नहीं था अपनी सास से। जो सब खाएंगे वो खाएगी, ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए कोई अलग खाना बन रहा हो। तो मरीज का खाना भी वही जैसे घर पे दूसरे लोगों का खाना। बड़ी किस्मत वाली होगी, वरना यहाँ तो बिना शुगर का खाना पीना खा खा कर गले की हालत बांसुरी हो रखी है। तभी कमला मौसी के फोन पर उनकी बहू का फोन आता है। लो, बहू का फोन आ गया, देखो क्या बोल रही है। पता नहीं कब उसकी माँ शुगर की बीमारी से ठीक होगी और कब बहू घर आएगी। अरे मौसी फोन उठा भी लो कि सारी पंचायत करोगी। फिर क्या, कमला मौसी फोन सुनते ही घबराकर फोन रख देती है। अरे क्या हो गया कमला, बहू के घर पे सब ठीक है ना, तो इतना कैसे घबरा रही है? अरे नहीं, कुछ ठीक नहीं है। बहू की माँ का देहांत हो गया, बहुत रो रही थी बेचारी, बोल रही थी अचानक से। खैर मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मैं चलती हूँ। मौसी मैं छोड़ाऊँ आपको? मौसी मैं खाना बना रही हूँ, आपके घर भी भेज दूंगी, आप परेशान ना होना। नहीं नहीं, खाना तब क्या ही खाना, बहू के घर जाना पड़ेगा। हे भगवान। कमला मौसी वहां से चली जाती है। देखा माँ जी, शुगर को कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। आपको भले मैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर खुद की सेहत का ध्यान नहीं रखेंगी तो मुझे आपके सामने बुरा बनना ही होगा। मेरे बुरा होने से आप अच्छी रहती है तो मैं बुरी ही अच्छी। दीपा ये बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, माँ ये बात तो है, दीपा तेरा ख्याल रखती है, इसीलिए तो मैं आराम से ऑफिस में काम कर पाता हूँ। सही बात है, कमला की समधन का सुनकर तो मुझे भी डर लग गया। दीपा बहू का भला हो भगवान, जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है, नहीं तो पता नहीं मैं तो कब की स्वर्ग से धार चुकी होती। और पता है मैंने तो बहू के साथ कभी कुछ अच्छा बोला ही नहीं। और नहीं तो क्या माँ, मैंने भी हमेशा उसे गुस्सा ही दिखाया। अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे ऑफिस में जब मेरा टिफिन खुलता है तो सब मुझे कहते हैं इतना बड़ा लंच बॉक्स तो किसी का नहीं है। एक एक चीज बहुत ही कायदे से वो मेरे लंच बॉक्स में रखती है। सही कह रहा है बेटा, हम भले ही बहू को कितना अपमान करें, उसके साथ जितना भी लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन वो अपना फर्ज नहीं भूलती, हम सबका ध्यान रखती है। भला हो दीपा का। शीला, विनोद और चांदनी किसी शादी में आए हैं और वहां खाते खाते सब कुछ जज कर रहे हैं। माँ, आपने उस लड़की को देखा? कैसी शक्ल थी उसकी, बैंगन जैसे सड़ी हुई शक्ल लग रही थी बिल्कुल। बात तो सही है। अरे ये देख, ये वाला लड़का, ये तो उससे भी गया गुजरा लग रहा है। बाल तो देख कैसे इसके, लगता है जवानी में ही बूढ़ा हो गया है। आपने दूल्हा दुल्हन को देखा? मैं तो लिफाफे देने जा रही थी, वापस ही आ गई। मुझे तो स्ट्रीट पर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंकल आंटी हो गई के। हाँ, इसीलिए तो मैंने तेरे पापा को भेज दिया लिफाफा देने के लिए। ये ले, आ गए। तुम दोनों यहाँ शादी में आई हो लेकिन ऊपर स्टेज पर नहीं आ रही। सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, पता है? अरे हमें तो दूल्हा दुल्हन की शक्ल ही पसंद नहीं आई, इसलिए नहीं गया ऊपर। ये भी कोई बात है? मौसी जी ने हमें इतने प्यार से बुलाया है शादी में, और तुम दोनों हो कि यहाँ भी शक्ल देखने वाली कहानी लेकर बैठ गई। पापा सब हमारे बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें देखिए और दूसरों को देखिए, यहाँ माँ और मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। तुम दोनों की ये बीमारी न जाने कब जाएगी। जहाँ देखो लोगों की शक्ल देखकर उन्हें जज करने लग जाती हो। किसी का स्वभाव, किसी की गुणवत्ता कुछ महत्व ही नहीं रखती तुम दोनों की नजर में। जिसकी एक पैसे की शक्ल नहीं, उसकी क्या ही गुणवत्ता होगी, आप ही बताइए। मेरे पिताजी ने आपको पसंद किया क्योंकि आप इतने अच्छे दिखते हैं, इसीलिए तो इतने बड़े प्रोफेसर भी हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। पापा जी मुझे मेरे काम से और चरित्र से पसंद किए थे, ना कि मेरे चेहरे को देखकर। आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप रहने दीजिए। मैं तो मेरी चांदनी के लिए हीरो ढूंढूंगी, हीरो, जिसे देखकर आसपास की पड़ोसन भी जल जाएगी कि ऐसा दामाद लाई कहाँ से हो। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, रहने दो।
मैं मौसी जी से मिलने जा रहा हूँ। अरे जाइए जाइए। शीला और उसकी बेटी के लिए इंसान की सीरत उसके गुण और स्वभाव से ज्यादा शक्ल महत्व रखती थी। वो जहाँ भी जाते वहाँ यही देखते कि कौन उनमें से सबसे अच्छा लग रहा है और फिर उसी के साथ बातें करते, नहीं तो हर किसी में से बस नुक्स निकालते रहते। शीला अपनी बेटी के लिए एक सुंदर दामाद ढूंढ रही थी जो उसकी बेटी के लायक हो। शीला जी के घर में नीमो जी विकास और उसकी माँ को लेकर आए हैं। शीला जी, इनसे मिलिए। ये है विकास मेहरा, मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक है। बहुत बड़ा कारोबार है इनका। और ये है इनकी माता जी जानकी देवी। नमस्ते बहन जी, हमें तो बस एक सुंदर सुशील लड़की की तलाश है हमारे बेटे के लिए। बाकी तो सब कुछ हमारे पास भगवान की कृपा है। बहन जी, आपको थोड़ी गलतफहमी सी हो रही है। सब कुछ नहीं है आपके पास। भगवान जी अच्छी शक्ल देना भूल गए हैं आपको। जी, क्या मतलब है आपका? जी, मेरा मतलब साफ है, आपकी बेटी की अच्छी शक्ल नहीं है। और आपने मेरे बेटे को देखा? मैंने उसका नाम चांदनी इसीलिए तो रखा है क्योंकि वो चांद की तरह सुंदर है। अरे, आपको तो बड़ा घमंड है अपनी बेटी और खुद की शक्ल पर। अब जिसके पास जो होता है वो उसी पे घमंड करता है ना बहन जी। सही कह रही हूँ कि नहीं मैं? निम्मो जी, आपने तो कहा था ये अच्छे लोग हैं, लेकिन ये माँ बेटी तो बड़े ही घमंडी है। हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता। अरे मैं तो खुद आपसे कह रही हूँ कि हमें आपकी ये एक पैसे की शक्ल देखनी भी नहीं है। जल्दी से चले जाइए यहाँ से। आपका ये घमंड जरूर चूर चूर होगा, देख लीजिएगा एक दिन। और फिर तो आपके पास रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा। हाँ हाँ, जिनकी एक पैसे की शक्ल नहीं होती ना, वो ये सब ही कहते रहते हैं। जानकी जी, आप चलिए, मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। चलो बेटा। अरे शीला जी, आप तो हर लड़की वाले से ऐसे ही कहती हैं। अब इस लड़की की शक्ल इतनी भी खराब नहीं थी, आपने इसे भी यहाँ से निकाल दिया। निम्मो जी, आपको तो पता है हमें दामाद बड़ा स्मार्ट और हैंडसम चाहिए। ऐसे लल्लू लड़कों को हमारे घर मत ले आया करिए। ऐसे तो शहर के सारे लड़के ही रिजेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या आसमान से लाऊं आपकी चांदनी के लिए लड़का? मेरी खूबसूरती को टक्कर दे सके ऐसा लड़का तो फिर आसमान में ही मिलेगा। हे भगवान, अब आप ही भेजिए कोई सुंदर सा लड़का। राज नाम है मेरा, आपने कहीं ना कहीं सुना तो होगा ही। आइए आंटी, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। धन्यवाद बेटा, इतनी देर से यहाँ खड़ी थी लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तुम फरिश्ते की तरह आए हो यहाँ। कोई बात नहीं आंटी जी, आपको जाना कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। बस यहीं पास में रहती हूँ। सदा सुखी रहो, भगवान करे तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिले। थैंक यू आंटी। राज, कहाँ रह गया था तू? चल, हमें देर हो रही है। हाँ चल, बस यहीं किसी काम में अटक गया था। सारा दिन किसी न किसी की मदद करता रहता है, तू थकता नहीं है क्या? भगवान ने हमें इंसान बनाया ही इसलिए है कि हम इंसानियत दिखा सके, ना कि खुद से कम समझे और किसी को। अरे सब समझ गया राज बाबा, अब चले कि अब भी कोई भलाई का काम करना बाकी है। अरे नहीं, बस हो गया। चल अब जल्दी कर, मीटिंग के लिए देर हो रही है ऑफिस में। ये तू तो मेरा दोस्त है और मैनेजर भी, इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो पनिश कर देता अभी। जी बॉस, जैसा आपका है। चलो। ये है राज मल्होत्रा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक, एक दयालु, सबकी मदद करने वाला सीधा सादा सा लड़का। राज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो बिल्कुल सादगी से पैंट शर्ट में और बालों में तेल लगाकर रहने वालों में से है। शायद इसीलिए लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ साहब की मीटिंग चल रही है। अरे यही साहब के बेटे हैं। सॉरी सर, वो आप यूं। कोई बात नहीं, होता है, मुझे देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ होता है। तभी तो कहता हूँ बन ठन के रहा कर, इतने बड़े इंडस्ट्रीज का मालिक है। मालिक मैं अपनी मेहनत से बना हूँ,
लुक्स की वजह से नहीं। पापा के जाने के बाद मैंने इस कंपनी को नीचे से ऊपर पहुंचाया है, लेकिन बस अपनी काबिलियत की वजह से, ना कि अपनी शक्ल की वजह से। तुझसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। अरे तो फिर इतना उलझता क्या है? चल मीटिंग शुरू होने वाली है। राज की सादगी ही उसकी ताकत थी, लेकिन शीला और चांदनी जैसे लोगों के लिए सादगी से ज्यादा शक्ल मायने रखती थी। जरा सोचिए, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो क्या होगा? आपको भी झटका लगा ना? लेकिन किसे पता था कि नियति ने ऐसा ही सोचा है कुछ। क्या हुआ माँ, आज आप बड़ी खुश लग रही है? अरे मम्मी तो आज 7 के आसमान पे है। अच्छा, कोई खजाना मिला है क्या? खजाना तो तब मिलेगा जब तू चाहेगा। मैंने आज तक आपको किसी भी चीज के लिए मना किया है क्या? हाँ तो बस अब शादी के लिए हाँ कर दीजिए। क्या? ये देखिए भैया, ये चांदनी की फोटो कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल परी जैसी दिखती है। बस माँ का दिल इस पर आ गया है और इनकी इच्छा है कि आपकी शादी इन्हीं से हो। लेकिन माँ, ये इतनी सुंदर है और मैं... देख, तुझे मेरी कसम है विशाल, तू इसे कल इतने अच्छे से सजाना कि ये बिल्कुल राजकुमार दिखे। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की दुल्हन बिल्कुल चांद जैसी हो। बाजी अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अरे लेकिन कुछ नहीं भैया, देखना आपकी दुल्हन को देखकर तो सारा मोहल्ला जल जाएगा। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। अगले दिन विशाल ने राज को इस तरह से तैयार किया कि वो सचमुच DDLJ का हीरो लग रहा था। चांदनी और शीला तो राज को देखते ही पसंद कर लेते हैं। निम्मो जी, ये हुई ना बात, आज आपने सही रिश्ता लाया है मेरे बेटे के लिए। जान कीजिए, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। जी, चांदनी को देखकर कौन ही मना कर सकता है रिश्ते के लिए। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं सब। मैं सबके लिए मिठाई लाता हूँ। चांदनी और राज, तुम दोनों यहाँ आओ। मैं तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर निकालती हूँ और उसे फेसबुक पर रखूंगी। देखना कितने सारे लोग चल जाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? सबको पता तो चले मेरा होने वाला पति कितना हैंडसम है। तुम दोनों अब बस करो, यहाँ तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है, आपस में खुशी बांटो। अंकल सही कह रहे हैं, लोगों को दिखावा करने की क्या जरूरत है? भैया आजकल यही चलता है। आंटी आप निकालिए फोटो। हाँ हाँ, निकलवाना। अब मुझे भी भेजिएगा फोटो। मैं भी अपनी सुंदर बहू की फोटो सबको दिखाऊंगी। ठीक है भैया, अगर आप सबकी खुशी इसी में है तो। चांदनी और राज एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन अब नियति ने उनका रिश्ता जोड़ ही दिया था, तो अब ये साथ कैसे निभेगा ये भी देखने वाली बात थी। शादी के बाद आज पहली रात है राज और चांदनी की। कितने लोगों ने हमारी फोटो को लाइक किया है। मैंने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी मिला है मुझे। हैंडसम, बिल्कुल हीरो जैसा। नहीं तो आज तक जो भी मैंने देखे थे वो किसी कबाड़ से कम नहीं थे। लेकिन ये अभी तक राज आए क्यों नहीं? कहा तो था ना कराता हूँ, इतनी देर क्यों लग रही है? लीजिए जी, आ गया मैं। आप क्या हुआ, आवाज क्यों चली गई आपकी? आप राज है? हाँ, तो मैं आपको कोई भूत लग रहा हूँ क्या? अच्छा समझ गई। अब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? अभी ये सब उतार देंगे। चलिए मैंने आपको पकड़ लिया, अभी उतार दीजिए और मजाक बंद करिए। मजाक? कैसा मजाक? मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसे ही रहता हूँ सादगी से। हाँ, वो शादी और सगाई में विशाल ने कुछ सजा दिया था, लेकिन घर में असल जिंदगी में मैं ऐसे ही रहता हूँ। क्या आप ऐसे दिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन आपकी शादी मेरे साथ ही हुई है और आपको मेरे कपड़ों और शक्ल से क्या लेना देना? क्या मतलब क्या लेना देना? मैं नहीं रह सकती एक ऐसे एक पैसे की शक्ल वाले इंसान के साथ। अब आप माने या ना माने, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ चांदनी जी। मम्मी। शादी की पहली रात चांदनी को झटका सा लग गया था। अगले ही दिन वो अपनी मम्मी से शिकायत करने लगी और दोनों सोचने लगी कि कैसे राज को परेशान किया जाए। अच्छा, तो ये चालाकी की है उसने हमारे साथ। तो चिंता न कर चांदनी,
आज से उसकी उल्टी गिनती चालू होती है। अब तो उसके घर में रह रही है ना, अब ऐसे परेशान करना उसे कि वो खुद तौबा कर ले अपनी शक्ल से। हाँ माँ, इस राज बाबा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए मैं कैसे उसे उसकी गलती का एहसास कराती हूँ। बेटा कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूँ। चांदनी बहू, चलो माँ रखती हूँ, मेरी सास मुझे आवाज दे रही है। हाँ जा बेटा। जी माँ जी आई। बहू वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन पत्नी का फर्ज है पति की सेवा करना, उसकी देखभाल करना। इसलिए आज राज के लिए नाश्ता तुम बना दो, उसे पोहा बहुत पसंद है। अच्छा पोहा पसंद है ना, आज के बाद कभी पोहा खाएगा ही नहीं आपका राजा बाबू। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? बस मम्मी जी यही सोच रही थी कि कैसे पोहा को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊं। जीती रहे बहू। मुझे जलाया है ना आपने, आज देखिए मैं कैसे आपकी जीभ को जलाती हूँ। ये रही हरी मिर्च, पोहा में 2 नहीं 3 डाल देती हूँ। अब देखती हूँ कैसे खाते हैं। भैया आज पता है, आज नाश्ता भाभी बना रही है। बना रही है नहीं, बन गया नाश्ता। ये रहा पिंकी तुम्हारा, और ये रहा मम्मी जी आपका नाश्ता, और ये रहा आपका स्पेशल नाश्ता। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। बहू कितना सोचती है तेरे बारे में। भैया खाइए ना। हाँ हाँ। क्या हुआ, आपको पोहा अच्छा नहीं लगा जी? नहीं, बहुत अच्छा है। ऐसा पोहा तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, बहुत अच्छा है। मैं तो आज पूरा ही खा जाऊंगा। हैं? ये तो सच में खा रहे हैं। मैंने तो इतनी मिर्ची डाली है फिर भी। बहुत अच्छा था नाश्ता। अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। चांदनी बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो राज का इतना ख्याल रख रही है, ये देखकर मेरी चिंता ही दूर हो गई। हाँ, चांदनी ने तो जैसे ठान ही लिया था कि वो राज की जिंदगी नरक करके छोड़ेगी। कभी वो उसकी चाय में कुछ मिला देती, कभी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर उसे बाहर ही सोने के लिए मजबूर कर देती, और कभी सारी फाइल्स को छुपाकर उसका काम बढ़ा देती। लेकिन राज ने कभी चांदनी को पलटकर कुछ नहीं कहा, न ही अपनी माँ से शिकायत की। अच्छा जी, गर्म पानी से नहा रहे हैं। एक काम करती हूँ, इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ गर्म को हटाकर। चांदनी गर्म पानी को हटाकर उसमें ठंडा पानी डाल रही थी कि गर्म पानी की बाल्टी उसके हाथ से छूट जाती है और उसके कुछ छींटे उसके मुंह पर आकर लगते हैं। वो दर्द से चिल्ला उठती है। चांदनी, तुम ठीक तो हो? मेरा मुंह जल रहा है। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से अस्पताल चलते हैं। नहीं, मेरा मुंह बहुत जल रहा है, मैं नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, मैं डॉक्टर को यही बुला लेता हूँ। पहले हम तुम्हारे चेहरे पर बर्फ लगा देते हैं। चलो आओ। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। देखिए, घबराने की बात नहीं है। ये जो दाग है उन्हें जाने में वक्त लगेगा, लेकिन चले जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि आपने बर्फ लगा दी, नहीं तो ये दाग कभी नहीं जाते। मेरा फेस कैसा लग रहा है? अब मैं बदसूरत सी लग रही हूँ। तुम पहले भी खूबसूरत थी और अब भी हो चांदनी। मेरी नजर से खुद को देखो। हाय चांदनी, ये तुम्हारे फेस को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अब चांदनी का हौसला क्यों तोड़ रही है? मम्मी जी, वो मेरी पत्नी है। वो जैसी भी दिखेगी मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। राज की चांदनी के प्रति ईमानदारी देखकर और प्यार देखकर शीला और चांदनी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने राज को कितना गलत समझा था, जबकि राज सच में हीरा था, एक सच्चा हीरा। लाओ, मैं ये मरहम लगा देता हूँ तुम्हारे चेहरे पर। मगर मेरे ये दाग कभी ठीक नहीं हुए तो क्या, तुम पहले भी मेरी पत्नी थी, फिर भी रहोगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन मैंने तो सिर्फ आपकी शक्ल को देखा, आपकी अच्छाई को नहीं। चांदनी, हम सबके अंदर एक खूबसूरती होती है, और वो होती है दया की, प्यार की। बाहरी सुंदरता कभी न कभी ढली जाती है, लेकिन अंदर की सुंदरता कभी नहीं जाती।
बस मैं तो तुम्हारी अंदर की सुंदरता को पसंद करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए राज, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतना परेशान किया। अरे वो तुम्हारा फेवरेट डायलॉग क्या था? हाँ, 1 रुपए वाली शक्ल क्यों बनाई है? मुस्कुरा दो मेरी जान। बस बस बहनों, मैं आपका आभार मानती है कि आपने मुझे अपने भविष्य के लिए चुना है। मैं आपको विश्वास दिलाती है कि मैं आपके हक के लिए लड़ेगी। महीने में एक 5 दिन की छुट्टी, वो भी बिना पगार काटे। जाने से पहले ही चाय नाश्ते का हक। दिवाली में बोनस और मिठाई में सोन पापड़ी नहीं, ओनली काजू कतली। काम के वक्त कोई चिक चिक नहीं, कोई मचमच नहीं करने का। ये सब हक के लिए मैं लड़ेगी आपके लिए। हमारा नेता कैसा हो? रंगोली बाई जैसा हो। देखो बहनों, हमको आपस में भी एकता रखनी होगी। हर बाई एक साथ 5 चीज घर ले सकती है। अगर ज्यादा घर का काम मिले तो अगली बाई को ट्रांसफर करने का, ओके। दूसरी बात, एक को अगर कोई मालकिन कुछ बोल दे तो सारी बाइयों को हड़ताल करने की है। उसके घर पर कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, हमारी आपस की एकता ही हमारी ताकत है। हाँ, लेकिन इन सब में ये नहीं भूलने का, काम ईमानदारी से करने का, झाड़ू पोछा अच्छे से लगाने का। कोई काम चोरी नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं कि हर काम बराबर ना करे, बाजू वाली चाली के भाइयों को हमारे इलाके में काम मिल जाए। सही बोलती है रंगोली, काम में कोई काम चोरी नहीं करने की रे बाबा। हम पगार किस बात का लेते हैं, फिर काम तो चकाचकीच मांगता है। हमारी नेता कैसी हो? रंगोली बाई जैसी हो। तो आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते। मेरे को और हम सबको काम पे भी तो जाने का है ना। हाँ हाँ, चलो चलो सब भाइयों, टाटा, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। ओके, चलो टाटा सबको। क्या मस्त भाषण दिया रंगोली तूने। अरे अब प्रेसिडेंट है तो भाषण तो देना ही चाहिए ना, और वो भी अच्छा ही देना पड़ता है रे बाबा। वो तो है। अच्छा, मैंने सुना है वो 7 नंबर के बंगले वाले ने अपना घर बेच दिया। अरे उनकी बेटे का ना, उनको अमेरिका में बुलावा आया। मेरा तो एक घर छूट गया रे। अरे कोई ना रंगोली, मैंने सुना है वहाँ नए बंगले वाले भी रहने आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो मेरे को इस काम पे रखेंगे। अरे आपके अलावा और कोई है क्या इस चाली में जो इतना अच्छा काम करता हो? इसीलिए तो आपको प्रेसिडेंट बनाया हमने। अरे कांधा, क्या तू भी बस ऐसी मस्का मार रही है। अरे मस्का नहीं मार रही हूँ, मैं तो कहती हूँ आपको ही जाना चाहिए उसके घर। अरे नहीं नहीं, मैं प्रेसिडेंट है, मेरे को अन्याय नहीं मांगता है। इसीलिए सब बारी बारी जाएंगे, सब इंटरव्यू देंगे, उसके बाद पापा की मर्जी, जिसको भी बंगले का काम मिले। हाँ बाबा, तभी तो आपको प्रेसिडेंट बनाया है, आप कभी अन्याय नहीं करते हो। चलो अब देरी हो रही है मेरे को। चलो चलो। ये है रंगोली, जो है हमारी काम वाली बाई यूनियन की नई प्रेसिडेंट। आपने उनके वादे और भाषण तो सुन ही लिए, लेकिन काम के मामले में भी ये बड़ी ही फुर्तीली है। हाँ, तो आप क्या क्या कर लेती हैं? वाह, मेरे को आप करके बात कर रही है, इसका मतलब पढ़ी लिखी सास है। चलो अच्छा है, चिक चिक भी अंग्रेजी में इंच करेगी, ज्यादा अपन को समझ में ही नहीं आएगा। आपने कुछ बताया नहीं, आप क्या क्या कर लेती हैं? अरे मैडम, माई सेल्फ रंगोली, आई डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। मैडम, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ कर लेती है। झाड़ू तो मैं प्लेन की स्पीड से लगाती है, पोछा तो ऐसा आपको लगेगा कि आप अस्पताल में बैठे हो। यहाँ जो पहले रहते थे ना, उनकी यहाँ मैच काम करती थी, खाना भी मैच बनाती थी उनके लिए। आप चाहो तो पूछ लो कि रंगोली का काम कैसा है। हाँ, वो बोल रहे थे कि आप यहाँ पहले भी काम कर चुकी हैं, आपकी तारीफ ही कर रहे थे, आपका काम बड़ा ही अच्छा है।
हाँ, तो इनको घर के बारे में सब कुछ पता ही है, तो फिर इसको ही रख लो। लेकिन मैं पगार आपको 7,000 दे देंगे महीने के, ठीक है? बापा रे, मैं तो 4,000 बोलने वाली थी, ये तो ज्यादा ही दे रहे हैं मेरे को। क्या हुआ, चलेगा ना इतना पगार? चलेगा चलेगा, मेरे को कोई बात नहीं। एडजस्ट करेगी ना। घर का सारा काम करना होगा आपको, जैसे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, छोटा मोटा नाश्ता बनाना। खाने के लिए तो कुक है, लेकिन छोटा मोटा नाश्ता बना देना या फिर खाना गर्म कर देना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ कर लेगी, अब टेंशन नको करो रे माँ जी। हाँ, तो आप प्लीज कल से आ जाइएगा काम पर। फिर ये लीजिए आपके एडवांस पैसे। लगता है मेरी तो लॉटरी लग गई है, एडवांस दे रही है। वाह बापा, आप जब भी देते हो ना छप्पर फाड़ कर देते हो, देवा रे देवा। तो फिर कल मिलते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, काय को नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। चलती है अपन। जरा सोचिए कि उम्मीद से ज्यादा पगार और इज्जत मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? खुशी के मारे झूमने लगेंगे ना। बस यही हाल था हमारी रंगोली का भी। उसे पहली बार ऐसा घर मिला था जहां उसे पैसे के लिए झिकझिक नहीं करनी पड़ी। अगले दिन जब रंगोली रास्ते से आ रही थी, अरे शांता, क्या हो गया रे? इतनी गुस्से में बड़बड़ाती हुई काय को जा रही लिए? अरे क्या बताए रंगोली, ये जो 12 नंबर वाला मकान है ना, बहुत चिकचिक है इनकी रोज की। इसकी सास को कुछ पसंद ही नहीं आता। कभी कहती यहाँ से सफाई करते, कभी वहां से। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे अब शांता, ये तो हर घर का रोज का ही है। घर में ये नहीं होगा तो और क्या होगा? बात तेरी सही है, हर घर की यही कहानी है। वैसे तेरा आज का पहला दिन था ना वो नए मकान वालों के पास? पहले दिन तो कितनी मच करते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, ये करो वो करो, ये नहीं करो। आज तो तेरी बैंड बजने वाली है रंगोली। अरे अब तो इतने सालों से आदत ही पड़ गई है इन सब की। मैं चाय पीती और काम में लग जाती है, जिसको जो बोलना है बोलता रहेगा, अपन को क्या रे। हाँ, अपनी जिंदगी तो ऐसी है अब। चल चलती है, आज देर हो गई तो फिर सुनाएगी। हाँ हाँ, जाओ भी। रंगोली का आज पहला दिन था सेठी परिवार में, और वो सोच कर आई थी कि आज जमकर काम करेगी। लेकिन उसे यहाँ कुछ और ही देखने को मिला, और ये उसने कभी नहीं सोचा था। मैडम, मैं आ गई है, जल्दी से बताओ झाड़ू किधर है? झाड़ू? अब तो ऐसी चौंक रही है जैसे पहली बार झाड़ू का नाम सुनाओ। अरे वो कचरा निकालने वाला होता है ना, वो झाड़ू किधर है मैडम? अच्छा, मैं समझ गई, लेकिन हमारे घर में झाड़ू नहीं है। तो ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है, इसे बस बटन दबाओ और सब कुछ अपने आप साफ करने लगता है। अच्छा, तो आप चाहती हो कि मैं इससे सब कुछ साफ करेगी? हाँ, इसी से साफ कर लो। और यहाँ ये रहा मॉप, इसे बस पानी में डालो और यहाँ ये अपने आप पोछा सुखा देता है। आप खड़े खड़े पोछा लगा सकते हो। कपड़ों के लिए तो ऑटोमेटिक मशीन है। सब काम के लिए सब पूछे तो मेरे को काय को रखेला है? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, मैं ना बस पहले चाय पिएगी, उसके बाद काम शुरू करेगी। जॉन, रंगोली के लिए चाय और नाश्ता बना दो। ये मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाएगा? जी, हमारे कुक हैं, ये सबके लिए बना देंगे। आपको कुछ और चाहिए तो बता देना। हाँ बताएगी ना, काय को नहीं बताएगी। पिंकी सब कुछ बता दिया ना रंगोली को? अब मैडम, मेरे को सब कुछ बता दिया है। और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है ना, ठीक है। बापा रे, क्या घर है, बिल्कुल विदेशी है ये तो। सब कुछ यहाँ तो मशीन से है। मेरे को तो कुछ करने का इश नहीं है, ऊपर से मेरे को पगार भी दे रहे हैं 7,000। बापा, मैंने तो आज तक ऐसा घर देखा ही नहीं। आपकी चाय और नाश्ता इधर लाओ, इधर लाओ। क्या चाय बनाई ली है, मस्त एकदम। रंगोली ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा घर मिलेगा जहां उसे ज्यादा कुछ करना ही नहीं होगा। रंगोली वैक्यूम क्लीनर से सब कुछ साफ कर लेती, उसके बाद मोप से पोछा लगा लेती,
मशीन में कपड़े धो देती और उसके बाद आराम से बगीचे में बैठकर चाय पिया करती थी। उसके लिए तो ये ड्रीम लाइफ बन गई थी। मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचेगी। अरे रंगोली कहाँ जा रही है इतनी गुनगुनाते हुए? आज क्या भैया ने तोहफा दिया है? अरे तेरे भैया को बाटली दिखती है खाली, तोहफा खा लाएगा क्या तू भी ना? तो फिर काई को इतना खुश है? और ये हाथ में नई चूड़ियां पहनी है, क्या बात है? पहले तो नहीं पहनती थी ना, टूट जाती है पोछा करते हुए। और तो और तेरे हाथ तो देख कितने मुलायम हो गए। कौन सा पोछा इस्तेमाल करती है आजकल? अरे पोछे के जमाने गए रे, मैं तो अब मोप यूज करती है, मोप। क्या बात कर रही है? खड़े होकर पोछा लगाने वाला वो? वही तो, वो खुद ही सूख जाता है। क्या बात कर रही है? तभी मैं कहूँ तो इतनी चमक क्यों रही है? और इतना विदेशी घर है कि मेरे को चाय नाश्ता हाथ में मिलता है, बोलो। वाह, फिर तो इसकी चर्चा काम वाली बाई यूनियन में करनी चाहिए। हाँ तो कल रखेगी ना मीटिंग, कल सुनाएगी सब कुछ। चलो फिर कल का इंतजार रहेगा सबको। रंगोली की इस विदेशी घर के चर्चे पूरे यूनियन में होने लगे, लेकिन यूनियन में एक और चीज थी जिसके बारे में सबको जानना था। अरे फिर तो मजबज भी विदेशी भाषा में करते होंगे ना? अरे कैकी की चिक चिक, वहाँ पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है क्या? कोई रोक टोक नहीं? छुट्टी लो तब भी नहीं? अरे नहीं, अभी तक तो मैंने ली नहीं है छुट्टी। छुट्टी के बाद पगार भी पूरी देते हैं, काम अच्छा नहीं करो तो टोकते नहीं है। पीछे पीछे भी नहीं घूमते। उनके घर में जिठानी देवरानी के बीच में कुछ तो होता होगा ना? सास तो जरूर कुछ बोलती होगी। अरे कुछ भी नहीं है, सारा दिन शांति रहती है। घर में बस माई अपना काम करती है, कोई मेरे पीछे पीछे नहीं आता। फिर क्या मजा आएगा काम में रंगोली? तेरे को तो पता है वो 8 नंबर वाली के घर में आज देवरानी ने जिठानी को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। क्या बात करिए? फिर क्या हुआ? फिर क्या था, जिठानी भी नीचे से उठी, लंगड़ाते हुए आई और देवरानी को जोर से चांटा मारा। हाय राम, फुल ड्रामा हो गया ये तो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, और बताती हूँ मैं। मेरे पास कुछ है ही नहीं बताने को, मैं क्या बताएगी अब? कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। विदेशी ससुराल में काम तो नहीं था, लेकिन साथ साथ ना कोई ड्रामा था। ऑप्शन, विदेशी घर में काम तो नहीं था, लेकिन साथ साथ ना कोई ड्रामा था, ना कोई नाटक था और ना ही कोई मिर्च मसाला, जिससे अब रंगोली को सब कुछ फीका फीका सा लग रहा था। अरे पिंकी मैडम, ये देखो मेरे से ना आज ही आपका वैक्यूम थोड़ा सा खराब हो गया है। अभी तो पक्का ही चिल्लाएगी ये। कोई बात नहीं, जॉन बनवा कर ले आएगा। लेकिन ये तो महंगा होता है ना, मेरे से ना गलती से खराब हो गया है। अरे कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती थी। अगर मुझसे खराब हो जाता तो जॉन बनवा कर ले आएगा। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, ना ये चिल्ला रही है, ना ड्रामा कर रही है। बापा, इंसान इतना अच्छा भी होता है क्या? कोई बात नहीं, पिंकी नहीं तो माई मोना मैडम को कुछ ना कुछ ड्रामा करके फुकसाएगी। अब मैं उसके पास ही जाती है। मोना मैडम, मेरे को ना आपसे कुछ बात करने की है। हाँ बोलो, कुछ काम था क्या? वो महीना 5 दिन काम पर नहीं आएगी। 5 दिन? मालूम है आपका काम रुक जाएगा, लेकिन मई तो जाएगी, मेरे को जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम्हें अगर काम है तो। लेकिन मेरा पगार नहीं काटने का आपको। अरे कोई बात नहीं, इतनी सी बात के लिए पगार थोड़ी ना काटेंगे तुम्हारा। अरे मैं घूमने को जा रही है इसी 5 दिन। अरे हाँ जाओ, इंसान को ब्रेक लेना ही चाहिए काम से, एंजॉय करना। हाँ अच्छे से। दीवारी, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे जाने से। शर्मा मैडम का रहता तो अब तक तो मेरे पर चढ़ गई होती, चिल्ला रही होती, पुलिस को बुला लिया होता। लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई नहीं, मैं कहीं हार नहीं मानेगी।
ऐसी कोई सास नहीं जो बहुओं का ड्रामा सहती होगी। आज मैं राधिका मैडम से कुछ न कुछ तो बुलवा कर ही रहूंगी। वो राधिका के पास जाती है। राधिका मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये रही आपकी ब्लैक चाय। आला आप अकेले अकेले कमरे में कंटाल जाती होंगी ना। क्या करेंगे, इस उम्र में होता है ये सब। मोना मैडम, पिंकी मैडम को तो फुर्सत की तरह आपके पास आए, आपके साथ बैठे, है ना। अरे दोनों थोड़ी देर पहले इधर थी। दोनों घर भी संभालती है, ऑफिस भी, बच्चों को भी, और मुझे क्या चाहिए। आप ना बहुत ही चच्ची है, इसीलिए दोनों को कुछ बोलती नहीं है। कोई और सास होती तो दोनों को सीधा कर चुकी होती। अरे वो दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी हैं। मैं तो उतना काम भी नहीं करती जितना वो दोनों करती है। बहुत अच्छी बहुएं मिली है मुझे। वो परी, ये सास के नाम पर तप्पा है। अपनी बहू को अच्छा बोल रही है ये औरत। देवारे में यूनियन में क्या मुंह दिखाएगी। न कोई ताना, न कोई ड्रामा, न कोई चिक चिक, क्या बताएगी कि मैं क्या करती है वहां पर। रंगोली ने हर तरह से कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी ड्रामा हासिल नहीं हुआ। इसकी वजह से उसे यूनियन की प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाया गया। देखो रंगोली, हम सबको लगता है कि काम वाली बाई यूनियन से तुमको हटाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ सबके पास तुम्हारे से ज्यादा मिर्च मसाला है, चिक चिक का ड्रामा है। तुम अगर ये सब नहीं ला सकती तो कैसे एक काम वाली की फीलिंग को संजोगी। तुम्हारा तो विदेशी ससुराल है, लेकिन हमारा तो देसी है ना। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी मच को समझ सके। हाँ रंगोली, ये रूपा को लीडर बनाते हैं। इसके पास तो एकता कपूर से भी ज्यादा ड्रामा है। इसको पता है कि काम वाले को क्या क्या सहन करना होता है। हाँ, ये तो 2 बार पुलिस में भी होकर आई है अपनी पगार के लिए, इसलिए आज से हमारी लीडर रूपा है। मैं समझ सकती है, मैं आप सबके लिए अब वो मिर्च मसाला नहीं ला सकती, लेकिन एक मौका दो मेरे को। मैं विदेशी ससुराल से कुछ तो लाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता रंगोली, सबने वोट दे दिया है। और तो और अब ये रंगोली दूसरे घरों में भी खड़े होकर पोछा लगाती है। मेरे को वो 9 नंबर वाली आंटी बोल रही थी, इसको आराम करने की आदत पड़ गई है। हमारे नेता को ये सब शोभा नहीं देता, क्यों बहनों? सही बात है, काम में काम चोरी नहीं, यही रूल है यहाँ का। रंगोली, विदेशी ससुराल ने तेरा देसी काम वाली वाला रुतबा ही चुन लिया रे। वैक्यूम अगर झाड़ू की जगह ले लेगा तो हम कहाँ जाएंगे, जरा सोचो। मशीन में कपड़े धुलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हम विदेशी नहीं, देसी ससुराल वालों के साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? एक मिनट, मैं शपथ लेती है, मैं विदेशी ससुराल छोड़ रही है। मेरे को नहीं चाहिए आराम वाली सफाई और ऐसी पगार जो मेरी बहनों का काम छीन ले। तू सच में छोड़ रही है? हाँ, विदेशी ससुराल गया तेल लेने, मेरी देसी काम वाली जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? रंगोली बाई जैसा हो। हर सब लोग खुश हो जाते।